हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फोबिया। माय नेम इज़ देव ज्योति और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही क्विक रिवीजन अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात आती है चार्ज की। तो देखिए बच्चों, चार्ज क्या होता है। चार्ज जो होता है आप लोग को पता है कि ये क्या है, एक ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर किसी बॉडी को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो या तो अट्रैक्शन को फील करेगा या फिर रिपल्शन को फील करेगा। अब बात आती है कि चार्जेस होते कितने तरह के हैं। तो चार्ज बेसिकली होता है दो तरह का, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं कि चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। तो चार्ज की जो वैल्यू होती है, चार्ज को डिनोट हम स्मॉल ई से करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक यू हैव रिमेंबर्ड इट। आपको ये बहुत अच्छे से याद भी होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है यूनिट की। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट ऑफ जो चार्ज होता है, पहली यूनिट आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, पहली यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। और ये कूलम कैसी यूनिट है, कूलम जो है ये एसआई यूनिट होती है, यानी कि किसी भी चार्ज के लिए एसआई यूनिट जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कूलम। और अक्सर करके आप चार्ज के आगे यही यूनिट देखते भी होंगे। लेकिन चार्ज की एक और यूनिट होती है और वो जो यूनिट होती है सीजीएस यूनिट, और इसका नाम होता है, बस कूलम के आगे स्टैट लगा देना है आपको और ये क्या हो जाएगा, स्टैट कूलम। तो चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है, चार्ज की सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है स्टैट कूलम। ओके, आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं कि चार्ज में क्या रिलेशन होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 1 कूलम की, कोई और कलर ले लेते हैं। चलिए बात कर रहे हैं आप लोग 1 कूलम, है ना। 1 कूलम में कितने स्टैट कूलम होंगे। जैसे हमेशा सीजीएस और सीजीएस में और ये सब वैल्यूज़ में हम लोग को रिलेशन पता होता है ना कि सीजीएस में एसआई में क्या रिलेशन होता है। तो 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹। आपको लाइट की वेलोसिटी याद है ना। लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ और यहाँ पर बस एक और 10 बढ़ेगा आपका, 3 × 10⁹ और ये क्या हो जाएगा, स्टैट कूलम। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है स्टैट कूलम और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। चार्ज को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल ई से। और चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो चार्ज 2 टाइप के होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या कहता है, वो बताता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, another is charging by conduction, next one is charging by induction। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग चलिए 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहले बात आती है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन आया यानी कि जब हम किसी भी 2 बॉडीज़ को कंसीडर करें और दोनों बॉडीज़ को हम रब करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हो सकता है कि किसी एक बॉडी से चार्ज दूसरे में चला जाता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं कि बॉडी जो है चार्ज हो गया। कैसे चार्ज हो गया, फ्रिक्शन की हेल्प से चार्ज हो गया। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया ये। अब बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, उससे पहले चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात कर लेते हैं। इंडक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, एक बात इसके बाद करेंगे। तो देखिए क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि अगर एक कोई आपके पास बॉडी है और इसके पास ढेर सारी चार्जेस है ना, ये बॉडी आपको दिख रही है, इसके पास ढेर सारे प्लस चार्जेस हैं और इसको किसी ऐसी बॉडी के साथ टच में रख दिया जाए जिसके पास चार्ज बिल्कुल है ही नहीं, इसको कह देते हैं ए और ये आपका कह देते हैं बी। तो अभी क्या होगा, धीरे धीरे जो चार्जेस होंगे ए
से बी की तरफ जाएंगे और कब तक जाएंगे, जब तक कि दोनों पर जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो ये बात हो गई आपकी चार्जिंग बाय कंडक्शन की। अभी बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की। तो देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास एक मेटालिक बॉडी है और आप उसको चार्ज करना चाहते हो, लेकिन आपको एक मैजिक करना होगा उसको चार्ज करने के लिए, मतलब कि आप उसको टच भी ना करें और बॉडी चार्ज हो जाए। तो ऐसे मेथड से जब आप बॉडी को चार्ज कर लो तो इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ पर हमने एक बॉडी मान लेते ये हमारे पास एक बॉडी है जो कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। इस बॉडी को हमने मान लिया कि ये पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है। और ये वाली जो बॉडी है हमारे पास, मान लेते ये जो बॉडी है ए है और ये वाली जो बॉडी है इसको कह लेते हैं कि ये हमारे पास बी बॉडी है। तो अभी बी पर चार्ज हमने ले लिया कि बी पर चार्ज 0 है और ए पर चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज है। अब देखिए क्या होता है कि जब हम ए को बी के पास लाएंगे तो बी के पास चार्ज तो 0 है, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो बी बॉडी है इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो रिपेल होकर के एक साइड चले जाएंगे और जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर के इसके साइड आ जाएंगे। ठीक, यहाँ तक का सीन आपको समझ में आया। अब देखिए अब क्या होता है कि अब हमने क्या किया कि इस बॉडी की अर्थिंग कर दी। अब जैसे ही हमने अर्थिंग की बॉडी में, तो हम जानते हैं ना कि अर्थ क्या होता है, अर्थ एक बहुत बड़ा जाइंट है, राक्षस है जो कि हर तरह का चार्ज खा सकता है। तो ये धीरे धीरे इस पूरे पॉजिटिव को खा जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव को खा गया तो अब इसके पास क्या बचा, अब इसके पास बचा नेगेटिव। ठीक, तो अब इसके पास जो नेगेटिव बचेगा तो अर्थ इसको भी अब खाने के लिए निकलेगा। जैसे ही खाने जाएगा तब तक ए आ जाएगा और कहेगा कि नहीं भाई ये तो मेरा शिकार है, इसको आप नहीं खा सकते। ठीक, तो अर्थ इसको नहीं खा पाएगा। जब अर्थ इसको नहीं खा पाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस चार्जिंग को यानी कि अर्थ से जो कनेक्शन था उसको हटा देंगे। अब ए का काम कब तक था, ए का काम तभी तक था जब तक कि अर्थिंग थी। अब अर्थिंग हट गई तो ए का भी काम हट गया। अब देखिए आपको बी किस तरह का चार्ज दिख रहा है, बी पर आपको चार्ज दिख रहा होगा नेगेटिव, यानी कि अगर हम बात करें तो बी पर कुछ टाइम के बाद यूनिफॉर्मली पूरा नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ कि आपने बॉडीज़ को टच भी नहीं किया और बिना टच किए एक बॉडी को आपने चार्ज कर लिया। तो इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में जो आपका पहला मेथड है वो कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, क्वांटाइजेशन मतलब होता है डिस्क्रीट क्वांटा। ठीक है, तो डिस्क्रीट का मतलब ये है कि आपकी जो कोई बॉडी है ना, कोई बहुत बड़ा आपके पास अगर एक मटेरियल पड़ा हुआ है तो उस मटेरियल में जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा वो होगा ई। और ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, ई की वैल्यू यही होती है। तो अब देखिए ये एक एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो घर है बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, तो लेकिन उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा एक छोटा सा ब्रिक। ठीक है, तो इसी तरह से कोई बहुत बड़ा मटेरियल क्यों ना हो लेकिन उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन होगा, वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इसके इंटीग्रल मल्टीपल होते। किसके इंटीग्रल मल्टीपल होते, ई के। तो किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा Q इज इक्वल टू एन ई के। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर यूज़। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन का मतलब ही होता है कांस्टेंट, यानी कि अगर हमने किसी सिस्टम को कंसीडर कर लिया तो वो सिस्टम क्या होगा, अगर आइसोलेट होगा, सिस्टम अगर आइसोलेट है तो उसके पास कितने भी नंबर ऑफ बॉडीज़ क्यों ना पड़े हो, लेकिन उसके पास जो टोटल चार्ज होगा ना वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की। तो जो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस होता है वो कहता है कि भाई जो ये एडिटिविटी ऑफ चार्जेस है वो कहता है कि अगर कोई भी बॉडी है, डिफरेंट बॉडीज़ हैं और उन पर डिफरेंट चार्जेस हैं, तो टोटल चार्ज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली ऐड करके। यानी कि अगर हमने मान लिया एक बॉडी है हमारे पास, ये दूसरी बॉडी है, ये तीसरी बॉडी है, इस पर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर चार्ज प्लस 3q है और इस पर चार्ज माइनस 2q है, तो टोटल चार्ज क्या होगा? तो सिंपली इन तीनों को ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? प्लस q प्लस 3q 4q माइनस 2q इज इक्वल टू 2q। दैट मीन्स द टोटल चार्ज ऑन दीज 3 बॉडीज इज 3q, मतलब कि 2q, मतलब कि आपको जो चार्जेस होता है उसको सिंपली ऐड कर देना होता है और कुछ नहीं करना होता आपको। अभी बात करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ की, और वो है आपका कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है कि अगर हमने फोर्स लिया दो चार्जेस के बीच में, ये हमारा एक चार्ज हो गया Q1 मान लेते हैं, दूसरा चार्ज मान लेते हैं Q2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस जो है वो R है। इसको हमने क्या कह लिया? Q1, और इसको क्या कह लिया? Q2। ठीक, अभी इनके बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? ठीक है, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो आपका हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अभी आपने लिखा हुआ देखा था ना कि वैक्यूम या फिर एयर में, यानी कि ये जो आपका फोर्स का फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल होगा कब? जबकि इन दोनों चार्जेस को कहाँ पे रखा गया है? वैक्यूम में या फिर एयर में। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम कहते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अभी बात कर लेते हैं कि भाई ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो आपका होता है 9 × 10⁹ यूनिट में नीचे लिख देती हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 8.85 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अभी इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट जस्ट अपोजिट हो जाएगी किसके? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के। तो इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट आप लिख लीजिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, आर यू क्लियर अबाउट दैट? अब बात करते हैं किसी दूसरे मीडियम में। ये तो बातें हो गई वैक्यूम की। अभी अगर चार्जेस को उठा करके किसी मीडियम में रख दिया गया, मान लेते हैं कि वाटर में रख दिया गया, ऑयल में रख दिया गया, या फिर किसी और मीडियम में रख दिया गया, तब फिर फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स का जो फॉर्मूला होगा ठीक वैसा ही होगा, बस देखिए एक हल्का सा चेंज होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन, आप खुद से बताइएगा कि चेंज क्या हुआ। Q1 Q2 डिवाइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा R का स्क्वायर। अब बच्चों आप खुद से बताओ इस बार चेंज क्या हुआ मीडियम के लिए? बिल्कुल सही, मीडियम के लिए जो चेंज हुआ वो हुआ एप्सिलॉन। पहले हमने क्या लिखा था? एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अभी क्या लिखेंगे? अभी हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट के, जहाँ पर के क्या कहलाता है? के को कहा जाता है इट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर हम के को इस फॉर्म में लिख दें, के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? के इज इक्वल टू लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं।
ठीक। और अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछे तो आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हो। ओके, अभी बात करते हैं किसी वेक्टर फॉर्म में जब हम चार्जेस को कंसीडर करें तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने मान लिया कि एक चार्ज आपके पास Q0 है और इससे R डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है Q1। Q1 जो है वो Q0 पर फोर्स लगा रहा है। Q0 को भी हमने मान लिया पॉजिटिव है, Q1 को भी हमने पॉजिटिव मान रखा है। तो अभी देखिए Q1 किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, Q1 फोर्स कुछ इस तरह से लगाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो रिपल्सिव फोर्स ही लगाएगा। ठीक, अब देखिए Q1 से Q0 की तरफ आप जब आएंगे तो डिस्टेंस कैसा लोगे आप? डिस्टेंस लोगे R10। ओके, तो यहाँ पर आप फोर्स की वैल्यू लिख सकते हो F1 इज इक्वल टू, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका? डिवाइड में हो जाएगा R10, है ना। अब डिवाइड में R10 हो गया तो अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी रह गई। वो क्या रह गई? यहाँ पर आपकी रहेगी यूनिट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी का अपना डायरेक्शन भी होगा। ओके, आई होप कि आपको वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट क्या है? ये तो बात हो गई वेक्टर की। देखिए वेक्टर में जहाँ जहाँ हमने 1 लगाया ना, और अभी मल्टीपल चार्जेस की बात करें तो मल्टीपल चार्ज में बस जहाँ जहाँ 1 था उसकी जगह आप I लगा लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 QI अपॉन में आपका क्या था? R10 था। पिछले में देखिए R10 था, इसमें क्या हो जाएगा? RI0। क्या हो जाएगा? RI0। ओके, ये R है आपका और इसका क्या था? स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर भी आपका क्या हो जाएगा? RI0 यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये किसके लिए था? ये आपका मल्टीपल चार्जेस के लिए था। बीच में आपका समेशन भी रहेगा। समेशन क्यों रहेगा? क्योंकि ढेर सारे चार्जेस हैं और ढेर सारे चार्जेस की वजह से ढेर सारे फोर्स हैं। तो फोर्स, टोटल फोर्स हम लोग इस तरह से निकालते हैं कि वेक्टर F इज इक्वल टू क्या हो जाता है? वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस एंड सो ऑन। एक और क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताइए ये फोर्स एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। ये सारे के सारे फोर्स एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी बात करते हैं, देखिए हमने पिछली वीडियो में बात की कि चार्जेस जो होते हैं डिस्क्रीट होते हैं ना। चार्जेस को हमने इस तरह से लिया था, एक जगह पे ये हमारा कोई एक चार्ज हो गया, एक जगह कोई और चार्ज, दूसरी जगह कोई और चार्ज। ये बिल्कुल ग्रेन्स की तरह से हमने लिया था, जैसे कि आप सॉल्ट और शुगर को देखते हो। लेकिन अब हम ले रहे हैं चार्जेस फॉर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब अब हम चार्जेस को वाटर की तरह से कंसीडर कर रहे हैं। और जब हम चार्जेस को वाटर की तरह से कंसीडर करेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, बस इस बार समेशन हट करके आपका क्या हो जाएगा? समेशन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन हो गया Q0। और क्योंकि हमने चार्जेस को कॉन्टिन्यूअस लिया है तो इसलिए अब Q1 की जगह Q1 Q2 QI0 ये सब QI की जगह पे, अच्छा यहाँ पे हमने QI लिया था ना, हाँ देखिए ये QI की जगह पे अब क्या हो जाएगा? आपका DQ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया अपॉन में R प्राइम का स्क्वायर। R प्राइम हमने कोई एक डायरेक्शन ले लिया है इसका अपने मन से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फोर्स फॉर कंटिन्यूअस चार्जेस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो इसका देखिए सिंपल फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू DQ अपॉन में DL। अब यहाँ से DQ अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिख लोगे? DQ इज इक्वल टू आप लिख लोगे लैम्डा DL। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। याद रख के आप करेंगे क्या? अचार डालेंगे? बिल्कुल नहीं, अचार नहीं डालना है इसको देखिए यहाँ पे जो आपको DQ दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको जब कहीं लाइन चार्ज दिया रहेगा, यानी कि आपको कोई अगर वायर दिया है और उसमें आपको चार्ज की वैल्यू पुट करनी है तो आप वहाँ पर ये वाली वैल्यू यूज़ करोगे, DQ इज इक्वल टू लैम्डा DL। अब मान लीजिए कि आपको सरफेस दे दे या वॉल्यूम दे दे,
ठीक। तो वॉल्यूम अगर आपको दे देता है तो आप फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, आप फॉर्मूला यूज़ करोगे रो इज़ इक्वल टू डी क्यू, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा डी वी, और यहाँ से फॉर्मूला आपका क्या बनेगा डी क्यू इज़ इक्वल टू रो डी वी। और फिर से सेम यूज़, अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो आप चार्ज के प्लेस पर डी क्यू के प्लेस पर वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करोगे। सिंपली सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग शो करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका डी क्यू अपॉन में डी एस, और यहाँ से फिर से आपकी डी क्यू की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।